उद्घाटन सत्र के अंदर माननीय अरुण जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान इस विषय की चर्चा की थी। 4 बिंदुओं के अंदर 4 पंक्ति में जिसको कहना हो तो उन्होंने एक विचार दिया जिसका उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने देश भर के अंदर इस विचार पर चलने वाले दृढ़ निश्चयी कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी की। अपने सम्मुख रहते रहते 286 जिलों के अंदर 286 जिला समिति तक कार्य विस्तार यानी संगठन का तंत्र भी खड़ा किया। और जैसा अरुण जी ने बताया कि एक भारतीय जनसंघ राजनीतिक विकल्प के रूप में देश के अंदर स्थापित करने का काम किया। 1967 के अंदर 35 MP, लगभग 9.5% वोट और संविध सरकारों के अंदर अनेक स्थानों पर जनसंघ ये सरकार में सहयोगी बना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर वो दूसरी बड़ी पार्टी भी स्थापित हुआ। दीनदयाल जी ये जो कर पाए तो उनके जीवन की ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसके कारण से उन्होंने ये अभूतपूर्व और अद्वितीय कार्य करके दिखाया। इस समय के संक्षिप्त सत्र के अंदर उसी विषय की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट का नाम हम सबने सुना है। उन्होंने कहा, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसी बात को बहुत सरल शब्दों में हमारे देश के अंदर बोला जाता है। हिंदी के अंदर कहावत में, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो उनके जीवन के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं के कारण से उन्होंने इतना बड़ा काम खड़ा करने का प्रयास किया या सफलता मिली। गुणों की चर्चा करनी हो तो संपूर्ण गुणों का समुच्चय एक ही व्यक्ति के अंदर जैसे एकत्रित हो गया हो ऐसा लगता है। शैक्षिक जीवन के अंदर वो कुशाग्र बुद्धि थे। उनका हृदय एक गरीब के लिए, कमजोर के लिए तड़पता था, संवेदनशील थे। उनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रामाणिकता थी, ईमानदारी थी, समय पालन था, अनुशासन था। उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी वो बहुत सरल थे, सहज थे, सादगी पसंद थे। जीवन के अंदर जैसा मैंने कहा अनुशासन कूट कूट कर भरा था। और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, प्रखर राष्ट्रभक्त, राष्ट्र को समर्पित जीवन, कठोर परिश्रमी, एक कर्मयोगी पूर्ण जीवन, ये करते हुए भी स्वयं अनाम रहना, आत्मविलोपी रहना, ये उनके स्वभाव की विशेषता थी। लेखक, साहित्यकार, व्यंग्यकार थे। भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे। संगठन तंत्र को खड़ा करने के लिए जो आवश्यक गुण चाहिए, जिसको कहते हैं लोक संग्रही वृत्ति, वो उनके स्वभाव की विशेषता थी। वो एक मौलिक विचारक थे, राजनीतिक दृष्टि से दूरदृष्टा थे। और इस सब व्यवहार के कारण से देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी उनको पसंद करते थे। उनका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए अजात शत्रु थे।
ऐसे अनेक गुणों से युक्त उनका जीवन था। जीवन के कुछ प्रसंग, संपूर्ण जीवन तो प्रसंगों के माध्यम से लाना समय की मर्यादा रखने के कारण से संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रसंग मैं आपके बीच में रख रहा हूं। व्यक्तिगत जीवन यदि उसका विचार करते हैं तो बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हुआ। अपने नाना चुन्नीलाल शुक्ल जी के यहाँ पालन पोषण हुआ, उनका भी स्वर्गवास हुआ, नानी का भी स्वर्गवास हुआ, भाई का भी स्वर्गवास हुआ। इसलिए जीवन के अंदर ऐसी अनेक कष्टकारी, दुखकारी घटनाओं को उन्होंने देखा था। सदैव कक्षा के अंदर प्रथम आना, सीकर के अंदर, कानपुर के अंदर, आगरा के अंदर, फिर प्रयाग के अंदर कक्षा 10, कक्षा 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बहन की चिंता करने के कारण से फाइनल नहीं हुआ, और प्रयाग में बीटी की परीक्षाएं ये सभी प्रथम श्रेणी में उन्होंने पास की थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें भी उन्होंने वो उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन नौकरी नहीं करनी है, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करना है, और इसलिए प्रशासनिक सेवा में नहीं गए। कानपुर के अंदर पढ़ते समय पर 1937 में 1937 वो संघ के संयोजक बन गए। बालूजी महासबदे नाम के कार्यकर्ता ने उनको संयोजक बनाया। सुंदर सिंह भंडारी सरीखे लोग उनके सहपाठी थे। उसी समय पर पूजनीय डॉक्टर जी, वीर सावरकर, इन सरीखे नेतृत्व के साथ उनका संवाद भी हुआ, व्यवहार भी हुआ, उनके कार्यक्रम में रहना भी हुआ। मकर संक्रांति 14 जनवरी 1937 को उन्होंने संघ की प्रतिज्ञा ली, और संघ का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करने के पश्चात 1942 में वो संघ के प्रचारक के रूप में संपूर्ण जीवन देश के लिए देने के लिए उद्यत हो गई। 1952 आते आते तक, इस बीच में उन्होंने लखीमपुर के जिला प्रचारक का काम, बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर सह प्रांत प्रचारक का काम, और बाद में जब उनकी योजना हुई तो वो जनसंघ के पहले उत्तर प्रदेश के महामंत्री बने, और तत्पश्चात अखिल भारतीय जनसंघ होने के बाद वो अखिल भारतीय महामंत्री रहे, और 1952 से लेकर 15 वर्ष 1967 तक उन्होंने जनसंघ के महामंत्री का दायित्व संभाला। दिसंबर के अंत में प्रसिद्ध कालीकट अधिवेशन के अंदर वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल केवल उनका 41-42 दिन का कार्यकाल रहा, और उनकी एक तरह से नृशंस हत्या हो गई और हमारे बीच में नहीं रहे। ये जो 15 वर्ष का जो कालखंड है जनसंघ के महामंत्री का, इस महामंत्री रहते समय पर उन्होंने देश के कार्यकर्ताओं को जो गढ़ने का काम किया और जो व्यवहार प्रस्तुत किया, उसकी कुछ बातें आपके बीच में मैं रख रहा हूं। अटल जी पंजाब का प्रवास करके आए थे। अटल जी थके मंद थे, शायद प्रवास उस समय तो अपने संगठन बहुत ताकतवर नहीं था, व्यवस्थाएं भी उतनी अच्छी नहीं होंगी। वो दिल्ली कार्यालय आए, नाराज थे, आते ही कहा बस बहुत हो गया, अब और प्रवास नहीं, मैं नहीं कर सकता। सब कार्यकर्ताओं में जब ऐसा उन्होंने कहा, दीनदयाल जी भी थे, उन्होंने देखा तो हंसते कहा, अटल जी परेशान क्यों होते, पहले ना कर तो आइए, बाद में विचार करेंगे प्रवास क्या क्या करना है। अटल जी स्नान करने के लिए गए। इस बीच में दीनदयाल जी ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, उनकी चाय की व्यवस्था की। अटल जी स्नान करके आए और अटल जी कहा, अटल जी लीजिए नाश्ता तो करिए। और जैसे ही नाश्ता कराया, अटल जी ने कहा, ठीक है मैं अगले प्रवास के लिए निकल रहा हूं। दीनदयाल जी राष्ट्रीय महामंत्री थे,
अटल जी उनके समय युवा नेता थे। अटल जी जैसे लोगों को तैयार करने में दीनदयाल जी की भूमिका थी, लेकिन एक कार्यकर्ता की चिंता किस प्रकार से की जाती है, ये उनके जीवन का वैशिष्ट्य था। असंख्य संस्मरण उनके साहित्य को पढ़ोगे तो उसमें भरे पड़े हैं। ऐसा लोक संग्रही कार्यकर्ता के प्रति चिंता करने वाला व्यवहार ये उनके जीवन में दिखाई देता है। वो स्वयं, जैसा मैंने उन्होंने कहा, सादगी पसंद थे। कालीकट का अधिवेशन था, वो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन अधिवेशन के लिए जब वो जाते थे तो सब कार्यकर्ताओं के साथ कंधे पे मिला हुआ थैला डालकर वो भी पैदल ही जाते थे, गाड़ी का उपयोग नहीं करते थे। ऐसा सरल व्यवहार ये उनके जीवन की विशेषता थी। कहते ग्वालियर के अंदर अधिवेशन था, राजमाता आई थी, राजमाता मिलना चाहती थी। जनसंघ में दीनदयाल जी से उनको मिलना था। भोजन के बाद दीनदयाल जी ढूंढते ढूंढते कहाँ मिले, तो कहते कि मंच पर वो अपना तौलिया डालकर वहां लेटकर विश्राम कर रहे थे। तो राजमाता को लगा जिस पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री इतना सरल हो सकता है, वही पार्टी मेरे लिए उपयुक्त है। ये उनके जीवन की सरलता है। कानपुर के संघ के वर्ग में थे। हम में से बहुत लोग स्वयंसेवक के रूप में वर्गों में गए हैं। खाली समय स्वयंसेवक को जब मिलता है तो हंसी मजाक चलती है। तो खाना खाने के बाद बर्तन धुलते समय एक दूसरे का लोटा इधर उधर फेंकना और पानी इधर उधर डालना एक दूसरे के ऊपर दीनदयाल जी का बौद्धिक था उस दिन। दीनदयाल जी भी वहां पानी की टंकी पर अपने पांव धुल रहे थे। उनके पास भी बर्तन था, उनका लोटा भी किसी स्वयंसेवक ने फेंक दिया। दीनदयाल जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, फिर से लोटा उठाकर लेकर आए, फिर से धुला। शाम को देखा तो मंच पर दीनदयाल जी बैठे थे और उनका परिचय कराया गया। तो वो स्वयंसेवक को लगा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने तो दीनदयाल जी का लोटा फेंका था। लेकिन जब वो एक अधिकारी से उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो दीनदयाल जी ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं भी तो एक स्वयंसेवक हूं, मेरे साथ भी मजाक हो सकता है ना। और इसलिए महामंत्री होने के बाद इतना बड़ा व्यक्ति भी स्वयंसेवकों के अंदर सहज कैसा व्यवहार करता है, ये उनके जीवन की विशेषता थी। वो वाराणसी से बलिया जा रहे थे। उनके पास जो टिकट था वो दूसरी श्रेणी का था। उनके पास टिकट था, वो दूसरी श्रेणी में उन्होंने यात्रा की और उनका टिकट जो है वो तृतीय श्रेणी का था, क्योंकि तृतीय श्रेणी में उनको चढ़ने के लिए जगह नहीं मिली थी, भीड़ थी। यात्रा पूरी होने के बाद वो टीटी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट जो है वो तृतीय श्रेणी का था और मैंने द्वितीय श्रेणी में यात्रा की है, इसलिए मैं उसका बकाया भुगतान करना चाहता हूं। तो टीटी ने कहा नहीं, अब तो यात्रा पूरी हो गई, मैं भी चेक नहीं कर रहा हूं, हो गया, चले जाओ, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये अपराध मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने नियम के विरुद्ध काम किया है, इसलिए किराया मुझे देना ही है। और किराया देकर ही उन्होंने वापसी की। तो टीटी कहता है 30 वर्ष में एक पहला यात्री मुझको ऐसा मिला जो अपना किराया स्वयं देने के पास बढ़ा हुआ मेरे पास आया। ये उनके जीवन की विशेषता। हमारे यहां कहा गया, संस्कृत का सुभाषित है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। स्वयं के प्रति कठोर और कार्यकर्ताओं के प्रति मृदु, ये उनके जीवन की विशेषता थी। कथनी और करनी ये एक रूप है। हमारे सुभाषित में कहा गया, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण एकम महात्मनाम, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मनाम। जिन लोगों का मन, वचन और कर्म एक होता है वो महात्मा होते हैं। जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, वो दुरात्मा है, दुष्ट बुद्धि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो सोचते थे वही करते थे, वही बोलते थे, ये उनके जीवन की विशेषता थी। वो महान पत्रकार थे, हम सबको मालूम है। पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, स्वदेश, चंद्रगुप्त, शंकराचार्य, उनकी अर्थनीति, पॉलिटिकल डायरी, ये लेखन उन्होंने किया। लेकिन ये करते हुए भी
महेश जी उसका उल्लेख करते बार बार। वो लिखते भी थे, मशीन भी चलाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन पुस्तकों का, उन अखबारों का बोझा कंधे पर लाद कर वो छोड़ने के लिए भी जाते थे। तो इसलिए कंपोजिशन लेकर ढुलाई तक का सारा काम, और ये करते करते वो बेहोश होकर भी गिर गए थे। ऐसा कठोर परिश्रमी जीवन, ये उनके जीवन की विशेषता थी। वो कैसे मौलिक विचारक थे, आप इसके बारे में देखेंगे तो ध्यान में आएगा आपको कि कैसा गंभीरता के साथ एक एक चीज को उन्होंने परिभाषित किया। हमारे यहां भगवान राम का वर्णन करते समय उनकी विशेषता को बता गया। रघुवंश के अंदर समुद्र एवं गांभीर्य धैर्येण हिम मानिवा, ये जो हमारा संस्कृत का श्लोक है, दीनदयाल जी इसको परिभाषित करते समय क्या कहते थे कि हमारे राष्ट्र की कल्पना कितनी व्यापक है कि भगवान राम के जीवन के अंदर भी राष्ट्र है, जिनकी ऊंचाई हिमालय, जिनकी गंभीरता समुद्र, यानी हिमालय से लेकर समुद्र, ये संपूर्ण राष्ट्र राम के जीवन में दिखाई देता है। उनके व्यक्तिगत जीवन के गुणों को परिभाषित करते समय भी वो राष्ट्र के साथ उसको कैसा जोड़ते थे, ये उनके जीवन की विशेषता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी हमारे यहां कमलासना है, तो उल्लेख करते हैं कमलासना क्यों है, तो कमल कीचड़ में रहता है, लक्ष्मी उस पर रहती है। तो हम जब चित्र देखते हैं तो कमल के नीचे जल ही जल है। वो उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इसका कारण क्या है कि हमारे देश का व्यापार जब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ चला, चोल राजा का वर्णन सुनते हैं, उसके कारण से भारत की समृद्धि बढ़ी, तो हमारी समृद्धि समुद्र के सहारे आई, तो लक्ष्मी समुद्र के सहारे आई, इसलिए लक्ष्मी कमलासना है। ये परिभाषित करने का उनका अपना तरीका, देखने की उनकी दृष्टि ये विशेष थी। वो कहते हैं, जब हमारे मंत्र कहते हैं कुर्वन्नवः कर्माणि जिजीविषथम समहा, हमारे वेद मंत्र में कहा गया है कि 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवित रहना। तो एजेंडा फिक्स करते हैं सरकार का। वो कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कर्म करते हुए 100 वर्ष। और कर्म करने का मतलब क्या है कि सरकार को काम की गारंटी देनी पड़ेगी, रोजगार की गारंटी। वेद मंत्र है, उसको जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सामान्य आशीर्वाद लगता है कि 100 वर्षों तक जीना है, स्वस्थ रहते जीना है, कर्म करते हुए जीना है। लेकिन कर्म कब करेंगे, जब सरकार काम करने का अवसर देगी, जिसको आज कहते हैं रोजगार की गारंटी। और इसलिए वो एजेंडा भी फिक्स करते हैं। ये उनकी जो मौलिक दृष्टि है, जो देखने की दृष्टि है, ये उनके जीवन की विशेषता है। वो अच्छे व्यंग्यकार भी थे। इस व्यंग्यकार के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। वो कहते हैं कि दीपावली के अवसर पर हमारे यहां अपने बिजनेस का आय व्यय का लेखा जोखा बनाना, ये हमारी परंपरा है। वो लेख में कहते हैं तो हमको भी अपने आय व्यय का लेखा जोखा बनाना चाहिए। और वो देश की स्वतंत्रता के समय पर इस बात को उल्लेख करते हुए क्या कहते हैं कि हमको स्वतंत्रता मिली, हमारे लोगों ने बहुत परिश्रम किया, उसका परिणाम है स्वतंत्रता मिली। लेकिन क्या पाया, क्या खोया, तो कहते हैं आय क्या हुई, स्वतंत्रता मिली, प्रादेशिक सरकारें गठित हुई, कांग्रेस का बोलबाला आया, देश की रियासतें जो है भारत में विलय हुई, निजाम समस्या का समाधान हुआ, विदेशों में राजदूत की नियुक्ति हुई और कांग्रेस के लोगों को पेंशन मिली। लेकिन खर्च क्या हुआ, तो कहते विभाजन हो गया, पूर्ण स्वराज्य नहीं मिला, विभाजन में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, भारत में आई हिंदुओं की पुनर्वसन की समस्या आज भी खड़ी है, 55 करोड़ पाकिस्तान को देना पड़ा, गांधी जी की हत्या हो गई, निस्वार्थ देशभक्ति पर आघात हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध हो गया, कश्मीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई और कम्युनिस्टों का उपद्रव निर्माण हो गया। वो कहते हैं लेखा जोखा जब करते हैं आय और व्यय, तो मिला क्या है, शेष क्या बचा, महंगाई, बाढ़, अन्न की कमी, घूसखोरी,
भ्रष्टाचार, प्रांतता, सांप्रदायिकता, ये हमारे हिस्से में आए। ये जो दृष्टि है उनकी, ये दृष्टि उनके जीवन की विशेषता है, और इसलिए उन्होंने अपने संगठन को बढ़ाते समय पर कैसा काम करना, तो कालीकट के अधिवेशन में उसका उल्लेख किया उन्होंने कहा, हम किसी विशेष समुदाय वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक देशवासी हमारे खून का खून, हम मांस का मांस है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम उनमें से प्रत्येक को एक गौरव नहीं दिला पाते कि वह भारत माता की संतान है। हम इन शब्दों में वास्तविक अर्थों में भारत माता को सुजला सुफला बनाएंगे। अंतिम विजय में विश्वास रखते हुए हम खुद को समर्पित करें। ये जो कार्यकर्ताओं के बीच में कार्य विस्तार की उन्होंने दृष्टि दी, ये उनके जीवन की विशेषता थी, जिसको हम आज अंत्योदय कहते हैं। ये अंत्योदय उनके व्यवहार में झलकता है। लखनऊ के अंदर कटिंग कराने के लिए गए तो बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं, और सड़क के किनारे ईंट डालकर जो एक नाई बैठा था उसके पास गए, उसने अच्छे बाल नहीं काटे थे, कटवा के वापस आए तो कार्यालय के लोगों ने पूछा, ये कहां चले गए, आपके बालों में तो डिजाइन बन गया। तो कहते हैं उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। मेरे